हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं 70th बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए 90 डेज प्लानर के सामान्य विज्ञान के डे 5 को। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं या आपको हेल्पफुल लगती हैं तो हमारी वीडियोस पे लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट होगी, आप लोग हमारी वीडियोस देख तो रहे हैं बट हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपकी एक सब्सक्राइब से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और हमारा जो छोटा सा टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर का, उसे जल्द से जल्द पूरा करने में आप हमारी मदद करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है तरंग और प्रकाश। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक्सरे के बारे में सत्य नहीं है? तो आंसर हो जाएगा ए, कम वेदन शक्ति होती है। ये जो है सही नहीं है। तो एक्सरे के बारे में एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। उच्च वेदन शक्ति होती है, प्रकाश की गति से यात्रा करती है, परावर्तित या अपवर्तित की जा सकती है, फोटोग्राफिक प्लेटों को प्रभावित कर सकती है। एक्सरे निर्माण फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव का व्युत्क्रम है। जब एक्सरे या गामा किरणें तरंग दैर्घ्य में वृद्धि के साथ किसी पदार्थ पर बिखरी होती है तो इसे कॉम्पटन प्रभाव कहते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन कांच में न्यूनतम वेग से यात्रा करता है? तो आंसर हो जाएगा बी, बैंगनी प्रकाश। बैंगनी प्रकाश कांच में न्यूनतम वेग से यात्रा करता है। लाल रंग कांच में अधिकतम वेग से यात्रा करता है। कांच में प्रकाश के वेग का क्रम लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, फिर बैंगनी है। अगला देखते हैं एक्सरे। तो आंसर हो जाएगा सी, तटस्थ कण है। एक्सरे तटस्थ कण है। एक्सरे दृश्य प्रकाश के समान विद्युत चुम्बकीय विकिरण का एक रूप है, प्रकाश के विपरीत। हालांकि एक्सरे में उच्च ऊर्जा होती है और यह शरीर सहित अधिकांश वस्तुओं से होकर गुजर सकती है। मेडिकल एक्सरे का उपयोग शरीर के अंदर ऊतकों और संरचनाओं की छवियां बनाने के लिए किया जाता है। अगला देखते हैं, विकिरण एक्सरे या ग्रे रे के कारण मानव शरीर को होने वाले नुकसान को मापा जाता है। तो आंसर हो जाएगा डी, रेड्स से। विकिरण के कारण मानव शरीर को होने वाले नुकसान को रेड्स में मापा जाता है। रिएक्टिव एयरवेज डिसइंफेक्शन सिंड्रोम को संक्षारण गैस, वाष्प या धुएं के उच्च स्तर के संपर्क के बाद अस्थमा की अचानक शुरुआत के रूप में परिभाषित किया गया है। किसी व्यक्ति द्वारा अवशोषित विकिरण खुराक यानी विकिरण द्वारा मानव ऊतक में जमा ऊर्जा की मात्रा को प्रारंभिक इकाई रेड या एसआई इकाई ग्रे का उपयोग करके मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी के वायुमंडल का गर्म होना है जो कि किसके कारण होता है? 5 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, अवरक्त किरणें। ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी के वायुमंडल का गर्म होना है जो कि अवरक्त किरणों के कारण होता है। ग्रीन हाउस गैसें CO2, CH4, N2O, HFC, SF6 और NF3 आदि अवरक्त तरंगें हवा के माध्यम से यात्रा करती हैं और जब वे किसी सतह को छूती हैं तो आसपास के वायु तापमान की परवाह किए बिना ऊर्जा निकालते हैं। अगला देखते हैं, विद्युत चुम्बकीय विकिरण के लिए उनकी बढ़ती तरंगदैर्घ्य के क्रम में सही व्यवस्था बताएं। तो 6 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, एक्सरे, दृश्यमान, फिर इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव। निम्नलिखित में कौन फोटोन की कण प्रकृति का समर्थन करता है? तो आंसर हो जाएगा सी, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव फोटोन की कण प्रकृति का समर्थन करता है। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव यह वह घटना है जिसमें प्रकाश ऊर्जा किसी धातु की सतह को इलेक्ट्रॉन छोड़ने के लिए मजबूर करती है। जब प्रकाश टकराता है तो यह दर्शाता है कि प्रकाश के कण सिद्धांत को फोटोन या ऊर्जा पैकेट की एक धारा के रूप में परिभाषित किया गया है। उपग्रह संचार के लिए किस विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा सी, माइक्रोवेव। उपग्रह संचार के लिए माइक्रोवेव विकिरण का उपयोग किया जाता है। माइक्रोवेव की खोज जगदीश चंद्र बोस ने की थी। वाईफाई, ब्लूटूथ, मोबाइल सिग्नल, ओवन, पुलिस, रडार आदि में माइक्रोवेव का उपयोग किया जाता है। परावैंगनी की खोज जॉन रिटर ने की थी। इंफ्रारेड की खोज विलियम हर्सल ने की थी। अगला देखते हैं, लंबी दूरी के वायरलेस संचार के लिए आवश्यक तरंग है। तो आंसर हो जाएगा सी, रेडियो तरंग। लंबी दूरी के वायरलेस संचार के लिए रेडियो तरंगों की आवश्यकता होती है। रेडियो तरंग की खोज हेनरिक हर्ट्ज ने की थी। रेडियो तरंग का उपयोग FM, TV, सैटेलाइट सिग्नल, रेडियो, टेलीस्कोप, रडार, वॉकी टॉकी आदि में किया जाता है। परावैंगनी विकिरण की तुलना में कम ऊर्जा होती है। तो आंसर हो जाएगा ए, अवरक्त विकिरण में। तो इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। यूवी विकिरण में अवरक्त विकिरण की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है। विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम की ऊर्जा है गामा किरण, उसके बाद एक्सरे, फिर यूवी, फिर दृश्यमान, फिर अवरक्त, फिर माइक्रोवेव, फिर रेडियो तरंग। विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्घ्य आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होती है।
परावैंगनिक किरणों का उपयोग जल उपचार में इस प्रकार किया जा सकता है, तो आंसर हो जाएगा सी, कीटाणुनाशक। यूवी किरणों का उपयोग जल उपचार में कीटाणुनाशक के रूप में किया जा सकता है। यूवी किरणों का उपयोग रोगाणुओं को मारने और जालसाजी में किया जाता है। यूवी त्वचा कैंसर के लिए जिम्मेदार है। अगला देखते हैं, रडार का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा सी, दूर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए। रडार का उपयोग दूर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। रडार रेडियो डिटेक्शन और रेंजिंग का आविष्कार रॉबर्ट वाटसन, हेनरिक हर्ट्ज और क्रिश्चियन हुल्समेयर ने किया था। रडार रेडियो तरंगों पर काम करता है। रडार इकोलोकेशन के सिद्धांत पर काम करता है। एक्सरे का उपयोग किया जा सकता है कीमती पत्थरों और हीरो में दोषों का पता लगाने के लिए। आंसर हो जाएगा ए। एक्सरे का उपयोग कीमती पत्थरों और हीरो में दोषों का पता लगाने के लिए किया जा सकता है। एक्सरे की खोज WC रोएंटगेन ने की थी। सिटी स्कैन में एक्सरे का उपयोग किया जाता है। रेडियोग्राफ सुरक्षा जांच में एक्सरे का उपयोग किया जाता है। क्रिस्टल की आणविक संरचना निर्धारित करने के लिए एक्सरे का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य के प्रकाश का निम्नलिखित में कौन सा भाग सौर कुकर को गर्म करता है, तो आंसर हो जाएगा सी, अवरक्त। अवरक्त सौर कुकर को गर्म करता है। फिलामेंट प्रकार के प्रकाश बल में खपत होने वाली अधिकांश विद्युत शक्ति अवरक्त प्रकाश के रूप में दिखाई देती है। विलियम हर्शल द्वारा खोजी गई अवरक्त किरणें हैं। टीवी रिमोट में उपयोग की जाने वाली अवरक्त किरणें हैं। गर्मी के लिए जिम्मेदार अवरक्त किरणें हैं। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग की जाने वाली अवरक्त किरणें। रात्रि फोटोग्राफी और धुंध और कोहरे में फोटोग्राफी किसका उपयोग करके संभव है, 15 का आंसर हो जाएगा बी, अवरक्त किरणें की। अवरक्त विकिरण का उपयोग करके रात्रि फोटोग्राफी और धुंध और कोहरे में फोटोग्राफी संभव है। फिलामेंट प्रकार के प्रकाश बल में खपत होने वाली अधिकांश विद्युत शक्ति अवरक्त प्रकाश के रूप में दिखाई देती है। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है हमने ऊपर जस्ट भी देखा ही है, तो सेम ही है। अगला देखते हैं, जाली दस्तावेजों का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है, तो आंसर हो जाएगा ए, अल्ट्रावायलेट किरणों के द्वारा। जाली दस्तावेजों का पता अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा लगाया जाता है। जोहान नीटर द्वारा खोजी गई अल्ट्रावायलेट किरणें रोगाणुओं को मारने के लिए अल्ट्रावायलेट किरणों का उपयोग किया जाता है। टैनिंग का कारण अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं। त्वचा कैंसर के लिए जिम्मेदार अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं। गामा किरणें पैदा कर सकती हैं, तो आंसर हो जाएगा ए, जीन उत्परिवर्तन। गामा किरणें जीन उत्परिवर्तन का कारण बन सकती है। गामा किरणों को ऑक्सीडेटिव क्षति की अपनी क्षमता के कारण एक शक्तिशाली कार्सिनोजन के रूप में अच्छी तरह से पहचाना जाता है। यह डीएनए में कई तरह के घावों का कारण बनती है, जिसमें सिंगल और डबल स्ट्रैंड ब्रेक, डीएनए प्रोटीन क्रॉस लिंक, ऑक्सीकृत बेस और एक बेसिक साइट शामिल है। आयनकारी विकिरण प्रजनन कोशिकाओं में आनुवांशिक सामग्री को नुकसान पहुंचाते हैं और इसके परिणाम स्वरूप उत्परिवर्तन होता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी प्रसारित होता है। अगला देखते हैं, टॉपिक है प्रकाश। पहला क्वेश्चन है, जब हम इंद्रधनुष देखते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो आंसर होगा बी, सूर्य पीछे रहता है और हम वर्षा की बूंदों का सामना करते हैं। जब हम इंद्रधनुष देखते हैं तो सूर्य पीछे रहता है और हम वर्षा की बूंदों का सामना करते हैं। इंद्रधनुष एक प्राकृतिक प्रकाशीय घटना है जो पानी की बूंदों में प्रकाश के अपवर्तन, आंतरिक परावर्तन और फैलाव के कारण होती है। इंद्रधनुष दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक इंद्रधनुष। द्वितीयक इंद्रधनुष हमेशा प्राथमिक इंद्रधनुष के ऊपर होते हैं। अगला देखते हैं, सफ़ेद प्रकाश से प्रकाशित होने पर साबुन का बुलबुला रंग दिखाता है, यह किसके कारण होता है, आंसर हो जाएगा सी, व्यतिकरण। सफ़ेद प्रकाश से प्रकाशित होने पर साबुन का बुलबुला रंग दिखाता है, यह व्यतिकरण का कारण होता है। प्रकाश का व्यतिकरण कुछ परिस्थितियों में एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करने वाली कई प्रकाश तरंगों की घटना है, जो तरंगों के संयुक्त आयामों को या तो बढ़ाने या तो घटाने के लिए बाध्य करती है। अगला देखते हैं, व्यतिकरण के कुछ उदाहरण हैं। पानी पर तैरते तेल की एक फिल्म से परावर्तित प्रकाश, सफ़ेद प्रकाश के लिए साबुन के बुलबुले का प्रकाशित होना, होलोग्राम, एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग और ब्लू मॉर्फी बटरफ्लाई। अगला देखते हैं, हीरे की चमक के लिए निम्नलिखित में कौन सी ऑप्टिकल घटना जिम्मेदार है, तो आंसर हो जाएगा बी, TIR। हीरे की चमक के लिए कुल आंतरिक परावर्तन जिम्मेदार है। मृग दिशा पैदा करने वाली घटना TIR कुल आंतरिक परिवर्तन है। कुल आंतरिक परावर्तन अपवर्तन और परावर्तन की घटना है। TIR में प्रकाश संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है। ऑप्टिकल फाइबर TIR के सिद्धांत पर काम करता है। हीरे का चमकना TIR का उदाहरण है। निम्नलिखित में कौन सा वायुमंडलीय अपवर्तन का कारण नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ए। अगला देखते हैं, सूर्य का लाल दिखाई देना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण नहीं है। सूर्य का लाल दिखना प्रकाश के अपवर्तन का कारण होता है।
सूर्य का प्रकाश में ऊंचा दिखना और वास्तविक सूर्योदय से 2 या 3 मिनट पहले दिखाई देना अपवर्तन के कारण होता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसका वेग और दिशा बदल जाता है और इस घटना को अपवर्तन कहा जाता है। वायुमंडल में मौजूद धूल के कणों, पानी के अणुओं और गैसीय अणुओं द्वारा प्रकाश का सभी दिशाओं में फैलना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्विमिंग पूल के वास्तविक गहराई से कम गहराई दिखाई देने का कारण क्या है? तो आंसर हो जाएगा ए। इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ए, अपवर्तन। तो इसका डिटेल देख लेते हैं। स्विमिंग पूल के वास्तविक गहराई से कम गहराई दिखाई देने का कारण है अपवर्तन। अपवर्तन के कारण ऊपर से देखने पर पानी की टंकी उथली दिखाई देती है। जब प्रकाश किसी अन्य माध्यम से प्रवेश करता है तो इसके वेग और दिशा बदल जाती है और इस घटना को अपवर्तन कहा जाता है। लेंस का कार्य करना, तारों का टिमटिमाना और जल्दी सूर्योदय और देर से सूर्यास्त होना अपवर्तन के उदाहरण है। लेंस बना होता है तो आंसर हो जाएगा बी। फ्लिंट ग्लास का लेंस जो है फ्लिंट ग्लास से बना होते हैं। लेंस पारदर्शी कांच का एक टुकड़ा होता है जो अपवर्तन द्वारा अपने से गुजरने वाले प्रकाश किरण को केंद्रित या फैला देता है। लेंस में कम से कम एक वक्र सतह होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाइपरमेट्रोपिया वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु है तो आंसर हो जाएगा सी, 25 सेंटीमीटर से कम। हाइपरमेट्रोपिया वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से कम है। हाइपरमेट्रोपिया के सुधार के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। हाइपरमेट्रोपिया में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। हाइपरमेट्रोपिया में आँख के लेंस की फोकल लंबाई बढ़ जाती है। अगला देखते हैं, ENT डॉक्टरों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला हेड मिरर है तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ए, अवतल। ENT डॉक्टरों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला हेड मिरर अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण केंद्र में दबा होता है। अवतल दर्पण द्वारा सभी आपतित किरणें परावर्तन के बाद अभिसारित होती हैं और फोकस नामक बिंदु पर मिलती है। अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च, वाहन की हेडलाइट, फ्लैश लाइट्स, सेविंग मिरर, सोलर कुकर, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में किया जाता है। इसका उपयोग दंत चिकित्सक में भी करते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तल दर्पण का उपयोग मोटरसाइकिल में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है क्योंकि? आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। उत्तल दर्पण का उपयोग मोटरसाइकिल में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है क्योंकि यह वस्तु की तुलना में आभासी प्रतिबिंब, सीधी प्रतिबिंब और छोटी प्रतिबिंब बनाता है। वाहन पीछे से आती वस्तुओं को देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। उत्तल दर्पण केंद्र में उड़ा होता है। उत्तल दर्पण द्वारा सभी आपतित किरणें परावर्तन के बाद अपसारित हो जाती हैं तथा फोकस नामक के बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है। दर्पणों में पीछे की सतह को किसकी पतली परत से रंगा जाता है तो आंसर हो जाएगा बी, चांदी। दर्पणों में पीछे की सतह को चांदी की पतली परत से रंगा जाता है। दर्पण बनाने में चांदी का उपयोग कांच की पिछली सतह को रंगने के लिए किया जाता है क्योंकि इसमें उच्च परावर्तक गुण होते हैं। अगला देखते हैं, अवतल लेंस हमेशा एक प्रतिबिंब बनाता है जो आभासी और सीधा होता है। बी, अवतल लेंस हमेशा एक प्रतिबिंब बनाता है जो आभासी और सीधा होता है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। केंद्र में दबाया गया अवतल लेंस निकट दृष्टिदोष के सुधार में उपयोग किए जाने वाले जो लेंस है वो अवतल लेंस है। अगला देखते हैं, आवर्तित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पण का उपयोग किस दर्पण का उपयोग किया जाता है तो आंसर हो जाएगा सी, अवतल दर्पण। आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। यदि वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच रखी जाती है तो दर्पण के पीछे आभासी, आवर्धित और सीधा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अवतल दर्पण केंद्र में दबा हुआ प्रतीत होता है। निम्नलिखित में कौन हमेशा अपने सामने रखी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाएगा तो आंसर हो जाएगा बी, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण हमेशा अपने सामने रखी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। उत्तल दर्पण केंद्र में उभड़ा होता है। उत्तल दर्पण हमेशा ध्रुव और फोकस दूरी के बीच प्रतिबिंब बनाता है। जब व्यक्ति दर्पण के सामने खड़ा होता है तो विशिष्ट दर्पण द्वारा बनाई गई छवि पैर समान आकार के दिखाई देते हैं लेकिन सिर और उसका शरीर अपने वास्तविक आकार से छोटा दिखाई देता है। दर्पण की प्रकृति क्या है? आंसर हो जाएगा सी, उत्तल और समतल। अगला देखते हैं, जब व्यक्ति उत्तल समतल दर्पण के सामने खड़ा होता है तो विशिष्ट दर्पण द्वारा बनाई गई छवि पैर समान आकार के दिखाई देते हैं लेकिन सिर और उसका शरीर जो है अपने वास्तविक आकार से छोटा दिखाई देता है। उत्तल दर्पण हमेशा अपने सामने रखे शरीर की छोटी छवि बनाता है। समतल दर्पण हमेशा दर्पण के पीछे आभासी, सीधा, पार्श्व रूप में उल्टा बनाता है। आँख का बाहरी सफ़ेद भाग जो आंतरिक संरचना की रक्षा करता है वह है तो आंसर हो जाएगा बी, स्क्लेरा। आँख का बाहरी सफ़ेद भाग जो आंतरिक संरचना की रक्षा करता है वह स्क्लेरा। आइरिस प्रकाश के लिए शटर का काम करता है।
उद्घाटन आइरिस को सही मात्रा में प्रकाश देने के लिए समायोजित किया जा सकता है। रेटिना पर 1/16 सेकेंड के लिए वास्तविक छोटा और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। नेत्रदान में कॉर्निया को दान और प्रत्यारोपित किया जाता है। अगला देखते हैं, वर्णांध व्यक्ति इनमें अंतर नहीं कर सकता है, तो आंसर हो जाएगा बी, लाल और हरा में। वर्णांध व्यक्ति लाल और हरे में अंतर नहीं कर सकते हैं। रंग दृष्टि दोष, रंग अंधापन वह है जहां आप अधिकांश लोगों की तुलना में रंगों को अलग तरह से देखते हैं और रंगों को अलग अलग बताने में कठिनाई होती है। वर्णांध दुनिया की सबसे आम आनुवंशिक स्थितियों में से एक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक आदमी 10 मीटर से आगे साफ नहीं देख सकता, वह किस बीमारी से पीड़ित है, तो आंसर हो जाएगा बी, निकट दृष्टि दोष। एक आदमी 10 मीटर से आगे साफ नहीं देख सकता, वह निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। निकट दृष्टि से पीड़ित व्यक्तियों को अवतल लेंस का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। निकट दृष्टि दोष में नेत्र लेंस की फोकल लंबाई कम हो जाती है। निकट दृष्टि में प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनता है। निकट दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति के लिए दूर बिंदु अनंत से कम होता है। दूर दृष्टि दोष को किसके उपयोग करके ठीक किया जा सकता है, तो आंसर हो जाएगा डी, उत्तल लेंस। दूर दृष्टि दोष को उत्तल लेंस का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है। हाइपरमेट्रोपिया वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से कम है। हाइपरमेट्रोपिया के सुधार के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। हाइपरमेट्रोपिया में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। हाइपरमेट्रोपिया में आँख के लेंस की फोकल लंबाई बढ़ जाती है। नंगी आँखों से सूर्य ग्रहण देखना खतरनाक है क्योंकि सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी विकिरण हमारे रेटिना को जला देती है। नंगी आँखों से सूर्य ग्रहण देखना खतरनाक है क्योंकि सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी विकिरण हमारी रेटिना को जला देती है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच से गुजरता है। चंद्र ग्रहण के दौरान पृथ्वी की परछाई चंद्रमा को ढक लेती है। उल्लू पूर्ण अंधेरे में सबसे स्पष्ट रूप से देख सकता है क्योंकि इसकी आँखें जो है बड़ी होती है, जिनमें छड़ें आगे की ओर होती है, जिससे इसे दूरबीन दृष्टि मिलती है। अगला देखते हैं, उल्लू पूर्ण अंधेरे में सबसे स्पष्ट रूप से देख सकता है क्योंकि इसकी आँखें बड़ी होती है, जिनमें छड़ें आगे की ओर रहती है, जिससे इसे दूरबीन दृष्टि मिलती है। उल्लू की पुतलियाँ बहुत चौड़ी हो जाती हैं ताकि जितना संभव हो सके उतना प्रकाश आँख के पीछे प्रकाश संवेदनशील रेटिना पर पड़े। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई या आपको हेल्पफुल लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।